आज क्लास की तरफ छायावाद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर छायावाद, जिसमें आपको रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कुछ बड़े-बड़े कवियों को यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो कि हमारे सभी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल भी बिना स्किप किए आपको पूरी क्लास ज़रूर देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप ही का नुकसान है। स्पीड में भी मत देखिए, मैं आपसे कहती हूँ नॉर्मल वे में अच्छे से पढ़िए। साथ में हो सकता है आपके पास टाइम है तो आप लिखते भी चलें, नोट्स भी बनाएँ। चाहे भले ही आपके पास किताबें हों, नोट्स हो, फिर भी आप बनाइए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँ, याद हो जाएँ। तो चलते हैं अभी हम उत्तर छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंद काव्य धारा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद का दूसरा उन्मेष का नाम दिया है। सबसे पहले तो ये जो नामकरण है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। शुक्ल जी ने उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा का नाम दिया है। हजारी जी ने छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। वस्तुतः 1930 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में समानांतर रूप से कई काव्य धाराएं चल रही थी। 1930 के बाद की ये बात है, जब हिंदी साहित्य में केवल कोई एक वाद्य नहीं, जैसे भक्ति काल था, भक्ति काल के साथ में और कोई धारा नहीं चल रही थी, रीति काल के साथ कुछ नहीं था। लेकिन छायावाद के साथ-साथ हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, है ना? और नकेनवाद, ये अनेक कई वाद चल रहे थे। उत्तर छायावाद मानसिकता की दृष्टि से छायावाद से अत्यधिक भिन्न है। इसमें ना तो अध्यात्म और रहस्यवाद के प्रति छायावादियों जैसा आकृष्ट है और ना ही इनका प्रेम अशरीरी, पवित्र एवं श्रद्धामूलक है। यह कविता व्यक्ति की स्वाधीनता के भाव से रची गई है, जिसमें यौवन का अधैर्य केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसमें यौवन का अधैर्य जैसे कि यौवन होता है, जो युवा अवस्था होती है, उसमें धैर्य नहीं रहता है, अधैर्य होता है, वही इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने उत्तर छायावाद को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता कहा है तथा व्यक्तिवादी गीति कविता में विभाजित किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने दो भागों में विभाजित किया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता और व्यक्तिवादी गीति कविता। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को तीन काव्य धाराओं में विभाजित किया है। व्यक्ति चेतना प्रधान, जिसे हालावाद के नाम से जानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिवादी गीति कविता कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, जिसे डॉक्टर नगेंद्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता कहते हैं। और समष्टि चेतना प्रधान, जिसे सामाजिक काव्य धारा कहा जाता है। तो गणपति चंद्र ने तीन काव्य धाराओं में, जबकि नगेंद्र ने दो में बांटा है। ये अच्छे से याद रख लेना है। अब आगे थोड़ा सा हम अपना डिटेल में चलते हैं। देखिए, किसी भी वाद की या किसी भी चीजों की थोड़ा सा भूमिका पढ़ लेना जरूरी होता है, ताकि आप आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, है ना? नींव आपकी मजबूत होना चाहिए। तो और ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपके नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ये मूल किताबों पर आधारित है? तो बिल्कुल हाँ, आप 100% नहीं बल्कि 1000% इन पर विश्वास कर सकते हो। ये सभी मूल किताबों से बनाए गए हैं। इसमें गलती होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, वैसे नहीं है, अभी तक तो पता ही नहीं है। फिर भी कभी मिल जाती है, मुझे कहीं दिख जाती है तो एक अलग बात है ना? देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो मूल किताबों पर आधारित हैं, इसलिए आप बेझिझक इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य में तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू, एमसीक्यू कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। पेड क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आप जल्दी-जल्दी पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर पढ़ते रहिए। व्यक्ति चेतना प्रधान हालावाद के नाम से जो जाना जाता है, ये इसका जो समय है वो 1933 से 1936 तक रहा है। इस काव्य धारा को हालावाद नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने दिया है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को जाता है, जो आप जानते ही होंगे। आगे डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर रामदरस मिश्र जी क्या कहते हैं कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में न हो। व्यक्तिवादी कविता का जो स्वर है, वो किसका बताया है? दुखों का बताया है, ठीक है? जबकि डॉक्टर हेतु भारद्वाज क्या कहते हैं कि हालावादी काव्य छई रोमांस और कुंठा का काव्य है। हालावादी जो काव्य है वो छई रोमांस, है ना? छई रोमांस का अर्थ होता है जो रोमांस टूटा-फूटा हो, जिसका जिसका जो हानिकारक हो, जो जिसका लॉस हो गया है, जिसका जैसे कि एक साथी नहीं रहता, मर जाता है या कुछ होता है, ठीक है? या वो चला जाता है छोड़ कर के, तो छई रोमांस और कुंठा का काव्य बताया है।
डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं कि हालावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर बच्चन इन दोनों में अंतर है, अलग-अलग हैं दोनों, है ना? वो कवि के रूप में जाने जाते हैं और डॉक्टर बच्चन अ, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है? डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि हालावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। प्रगति और प्रयोग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बात करते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हालावादी काव्य मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। ठीक है, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब इनके प्रमुख कवियों को थोड़ा-सा डिटेल में जान लेते हैं और ये डिटेल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ना? बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं नोट्स की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैंने ये फैसला भी किया कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हिंदी साहित्य यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी, है ना? बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हाइप ज़रूर करिए। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में देख लेते हैं, जो आप जानते हो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, जो एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। 1907 को ही हजारी जी का भी जन्म हुआ था, ये थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी इसी साल हुआ था। प्रयाग के पट्टी गाँव में, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था तथा निधन हुआ था 18 जनवरी 2003 मुंबई में। तब तक ये मुंबई पहुँच चुके थे। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण वास्तव, है ना? प्रताप नारायण वास्तव और माता का नाम था सरस्वती देवी। प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा देवी, जो कि क्षय रोग होने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? ये हमने हमने क्या भूलूँ क्या याद करूँ जो इनकी आत्मकथा पढ़ी थी उसमें अच्छे से बताया था। जिनका 1906 36 ईस्वी में क्षय रोग, यानी कि क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, अगर आप नहीं जानते हो तो, ठीक है? क्षयरोग से इनका निधन हो गया। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो विवाह किया था, वो किया था तेजी, ठीक है? तेजी के साथ किया था, तेजी बच्चन जिनका नाम था और 1941 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, दूसरा ये याद रखना, ठीक है? 1936 में पहली का निधन हुआ, दूसरा विवाह हुआ था 1941 में और जो अमिताभ बच्चन जिनको आप पढ़ते हो, जिनको देखते हो फ़िल्मों में, वो तेजी के बेटे थे। आगे है बच्चन जी की शिक्षा प्रयाग तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे थे 1942 से 52 तक, यानी कि 10 साल तक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी कवि यीट्स पर शोध प्रबंध, यानी कि 52 से 54 ईस्वी में इन्होंने शोध प्रबंध यानी कि रिसर्च किया, जो अत्यधिक प्रशंसित भी हुआ था। यीट्स कवि जो कि अंग्रेजी विद्वान थे और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये भी आप जानते हैं, ये विदेशी यूनिवर्सिटी है, यानी कि लंदन शायद ये पड़ती है ना? ये आप जानते होंगे। इन्होंने चाँद तथा मदारी, ये मदारी जो है ये हास्य पत्रिका थी, ठीक है? मदारी हास्य पत्रिका है, इन पत्रिकाओं में साहित्यिक योगदान भी दिया और कुछ समय के लिए आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे हैं। 1955 ईस्वी में इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विदेश विशेषज्ञ के रूप में भी सेवा प्रदान की थी। आगे हैं उपनाम। अगर हम अपने जीवन में इतने सारे काम कर जाते हैं ना, मान लीजिए राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, इतने सारे पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, कवि भी थे, लेखक भी थे और अध्यापक भी रहे ये और बहुत सारा इन्होंने योगदान जो देते हैं ना, हमें भी अपने जीवन में इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए और हमें भी बहुत सारे काम करने चाहिए अपने जीवन में ना। तब तक ये जीवन है बहुत कुछ करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। उपनामों की अगर बात करें तो प्रबंध शिरोमणि उपाधि से विभूषित बच्चन जी को इन्हों प्रबंध शिरोमणि कहते थे। कई रोमांस का कवि कहा जाता था, आत्म अनुभूति का कवि कहा जाता था, हिंदी का बायरन के नाम से जाना जाता था, जनता का कवि कहते थे, यौवन और उन्माद का कवि कहते थे, प्रेम एवं मस्ती का कवि भी कहा जाता है। तो इतनी सारी उपाधियाँ यार पता नहीं, हमें भगवान कितनी मतलब इतनी सारी उपाधियाँ तो मिलनी चाहिए जो लोग बाग पीछे तक याद रखे हैं ना। 1966 ईस्वी में बच्चन जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किए गए थे, ठीक है? अब इनकी जो बहू है ना वो भी राज्यसभा में सदस्य हैं। राज्य जो कौन है? जया बच्चन जी, ठीक है? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी ये मनोनीत किए गए थे 1966 ईस्वी में और 1968 ईस्वी में इनको 2 चट्टानें जो रचना लिखी थी उस पर साहित्य अकादमी भी प्रदान किया गया है। 1968 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इनकी आत्मकथा पर प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी मिला है। इनकी आत्मकथा जो 4 भागों में लिखी गई थी, लेकिन उसका जो चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है? उस पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था, ये ध्यान रखना और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा इनको 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर जीवन में हमें इनमें से कोई पुरस्कार नहीं मिला ना, तो हमारा तो जीवन बेकार है ना, मेरा तो ये सोचना है। हिंदी में बच्चन जी का प्रवेश उमर खय्याम की रुबैयत के अनुवाद के साथ में हुआ, है ना? लेकिन आजकल बड़ा ही
मतलब कॉम्पिटिशन है। खैर कॉम्पिटिशन तो क्या है, अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं जीवन कहाँ ले जाता है। हिंदी में बच्चन का जो प्रवेश है वो उमर खय्याम की रुबैयत के बाद, वो उमर खय्याम जो कि उर्दू के विषय मतलब कवि थे, इनकी रुबैयत के अनुवाद के साथ में हुआ है। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रम से भी पूछी जाती है, याद रख लेना। साथ में मैंने सभी का प्रकाशन वर्ष बता रखा है, बल्कि पूरा हिंदी साहित्य का बता रखा है। बच्चन जी की जो प्रथम रचना है तेरा हार, ये 1932 ईस्वी में लिखित है। ठीक है, तेरा हार कब प्रकाशित हुई थी? 1932 ईस्वी में लिखी गई थी तेरा हार। मधुशाला, इनकी रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में सबसे पहले जो रचना है वो है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, इसके बाद है मधु कलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939। इन सब का क्रम पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। आकुल अंतर 1943, सतरंगनी 45, बंगाल का काल 46, हलाहल 46 में लिखा था, सूत की माला मोस्ट इंपोर्टेंट है 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 54, प्रणय पत्रिका 55, धार के इधर उधर 1957, बुद्ध और नाचगर 58, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने के लिए जिसके लिए साहित्य अकादमी मिला था 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 68, सो अहम हंस 1981 और जाल समेटे। ये 24 रचनाएँ हमें यहाँ पर इनको देखने को मिलती हैं जो काव्य संग्रह हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। इनका सबका सबका तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मोस्टली इनमें इनका आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना पड़ेगा, है ना? शुरू-शुरू में जो 7-8 दे रखी हैं, इनका तो अच्छे से प्रकाशन वर्ष याद रख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। खादी के फूल, सूत की माला, इसके अलावा बुद्ध और नाचगर, 2 चट्टानें, ठीक है? इनके सबके प्रकाशन वर्ष आप याद रखना। प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें तो मधुशाला के कारण इन्हें हालावाद का प्रवर्तक और पुरोधा कवि कहा गया, पुरोधा कहा गया। इसमें 135 रुबाइयाँ हैं, ठीक है? इसके अंदर 135 रुबाइयाँ हैं। राम स्वरूप व्यास ने हाउस ऑफ वाइन नाम से मधुशाला को अंग्रेजी में लिखा था। ये मधुशाला जिसको हिंदी में लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी, उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किसने कर दिया? तो ये किया था राम स्वरूप व्यास ने। और किस नाम से किया था? हाउस ऑफ वाइन, वाइन शराब को बोलते हैं, आप जानते हैं। और मधुशाला का अर्थ भी क्या होता है? शराब खाना होता है। श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद दोहा और चौपाई में नागर गीता या जन गीता के नाम से भी किया था। नागर गीता नाम से रचना इनकी पूछी जाती है, जो श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद है दोहा और चौपाइयों में। मधुशाला का परंपरा अनुयायियों ने बहुत विरोध किया, इससे बच्चन का हृदय छलक उठा था। आगे मधु कलश में अपने जीवन का अवसाद भरा चित्र उकेरा है। इनकी पहली पत्नी की जब मृत्यु हो गई थी तो अ, ये बंदा मतलब काफ़ी टूट गए थे, और उसके बाद इन्होंने अपना जो जीवन था अम, वो बड़ा ही दुःख भरा रहा, और उसको मधु कलश में इन्होंने वर्णन किया है। एकांत संगीत नामक रचना में कभी बीत गई सो बात गई, कभी मतलब कवि कहते हैं एकांत संगीत में कि कभी बीत गई सो बात गई। ये कह कर के निराशा का मुकाबला करने को प्रस्तुत करते हैं। इसमें वेदना से संबंधित 100 गीत संकलित हैं। ठीक है? एकांत संगीत मतलब एकांत में जो गीत गुनगुनाते रहते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खुद नहीं, अपने आप में ये सोचते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, है ना? तो ये 100 गीत इसमें संकलित किए गए हैं। आकुल अंतर एवं विकल विष में निराशा से मुक्त होने के अलावा आशा और विश्वास भी प्रस्तुत है। आकुल अंतर एवं विकल विश्व, ये 2 रचनाएँ जो दे रखी हैं, इनमें निराशा से मुक्त होने के अलावा आशा और विश्वास भी प्रस्तुत है, क्योंकि एक इंसान कब तक निराश रहेगा, है ना? किसी के जाने के बाद उस समय एक ऐसी मतलब मरहम होती है जो हर किसी बड़े से बड़े घाव को भर देता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंसान थोड़ा-सा अपने दुखों से निकलने लगता है और वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है, उसे आशा और विश्वास रखना ही पड़ता है ना? कब तक वो निराशा में जिएगा? बंगाल का अकाल और बुद्ध और नाच घर में प्रगतिवादी कविता के तथ्य भी दिखाई देते हैं। सूत की माला और खादी के फूल में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में लिखे गए हैं ना 1948 ईस्वी में। दो चट्टानें प्रेम, मस्ती एवं यथार्थवादी से संबंधित कविताएँ हैं जिनके लिए साहित्य अकादमी मिला है। अगर गद्य रचनाओं की बात करें तो इनका जो निबंध संग्रह है उसमें नए पुराने झरोखे और टूटी-छूटी कड़ियाँ, ठीक है? ये निबंध संग्रह हैं। डायरी विधा में प्रवासी की डायरी नाम आता है, प्रवासी की डायरी, ठीक है? ये डायरी विधा है। बच्चन रचनावली का संपादन अजीत कुमार ने किया है, जो 9 खंडों में विभाजित है। बच्चन जी की जो रचनाएँ हैं उन सबको संकलित करके एक जगह बच्चन रचनावली का कि जो को संपादन है 1983 ईस्वी में किसने किया था? तो अजीत कुमार ने किया था। बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा निम्न 4 भागों में प्रकाशित है।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जो आपने पढ़ा है वही देखने को मिल रहा है ना? तो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाइप ज़रूर कर दिया करो भई, है ना? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्या भूलूँ, क्या याद करूँ 1969 ईस्वी अपने जन्म से लेकर पत्नी श्यामा देवी के असामयिक सामयिक देहावसान तक इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है? देहावसान इनका कब हुआ था? तो देहावसान हुआ था 1936 ईस्वी जो अभी हमने पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद का देहावसान भी 1936 हुआ था। दूसरे भाग का नाम आता है नीड़ का निर्माण फिर ये थोड़ा-सा मैंने डिटेल में इसलिए दिया है क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी तेजी देवी से विवाह किया था 1942 ईस्वी में एवं 2 संतानें हुई थी। 2 संतानें मतलब एक तो अमिताभ बच्चन है, दूसरा उनकी बहन है शायद कोई। होने तक की अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। बसेरे से दूर इनका तीसरा भाग है 1977 ईस्वी में घर परिवार से दूर जब ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, तब इसका घटनाक्रम इसमें शामिल किया गया था, ठीक है? घर परिवार से दूर ये कम से कम 47-48 साल की इनकी उम्र थी जब इन्होंने पीएचडी किया था, है ना? अभी तो हमारी उम्र कुछ नहीं है। 10 द्वार से सोपान तक 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी यह भाग अन्य 3 भागों से थोड़ा-सा विस्तृत है, बड़ा है। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के पद पर तथा 6 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के कार्य करने का वर्णन किया है। इनके इलाहाबाद वाले मकान का नाम 10 द्वार और मुंबई वाले मकान का नाम था सोपान, ठीक है? ये मकानों के नाम था। अभी भी इनके मकान का कुछ नाम आता है अमिताभ बच्चन का, है ना? आपको पता है तो लिख देना। इनके इलाहाबाद वाले मकान का नाम था 10 द्वार, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा था 10 द्वार से लेकर के सोपान तक ये पहुँच गए। इलाहाबाद से मुंबई तक के अपने जीवन के घटनाक्रम को इस भाग में लिखा गया है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें, तो कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, वृद्ध जग को क्यों अखरती है झनिक मेरी जवानी। कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। नीड़ का निर्माण फिर मनुष्य पराजय के स्मारक है मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये मनुष्य पराजय के स्मारक है पराजय मतलब हार जाता है इंसान तभी वो मंदिर मस्जिद का सहारा लेता है इस पार प्रिय मधु तुम हो उस पार ना जाने क्या होगा सूरज चलकर पश्चिम पहुंच डूबा संध्या आई छाई है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मनाए ये पंक्तियां इनकी पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट है दूसरा अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कवि को भगवती चरण वर्मा भगवती हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँ क्योंकि ये इलाहाबाद आज हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे फिर कितना पढ़ा पाती हूँ। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो राज्यसभा के मानद सदस्य एवं पद्म भूषण सम्मान से पुरस्कृत वर्मा जी का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1903 ईस्वी को जिला उत्तर प्रदेश के सफीपुर नामक स्थान पर हुआ और निधन हुआ था इनका 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद के भीतर रहकर छायावाद का ही विरोध किया है ना? होते हैं जैसे लंका का भेदी। आगे विशंबरनाथ मानव ने इन्हें नियतिवादी कवि कहा है, इंपॉर्टेंट है। विशंबरनाथ मानव ने भगवती चरण वर्मा को नियतिवादी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मौज एवं मस्ती का कवि कहा है। 1917 ईस्वी के आसपास इनकी कविताएं प्रताप नामक पत्र में प्रकाशित होने लग गई थी। मस्ती, आवेश एवं एह इनकी कविताओं का केंद्र रहा है। आगे है इन्होंने विचार यानी कि 1940 ईस्वी में ये साप्ताहिक पत्र निकाला था विचार नाम से भगवती चरण वर्मा भगवती जी बहुत विचार करते थे है ना नवजीवन और नवजीवन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया 1948 ईस्वी इतना डिटेल में शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा होगा जहां तक मैं समझती हूँ और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है अब आप पूरा पढ़िए रिवीजन हो जाएगा आगे वर्मा जी गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं इनका निम्न गीत अत्यधिक लोकप्रिय है ना अत्यधिक लोकप्रिय है और ये गीत आप जानते हो बहुत बार पूछा जाता है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले सब कहते ही रह गए तुम कैसे आए और कहाँ चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले ठीक है ये पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं काव्य रचनाओं की बात करें तो भगवती चरण जी की कुछ रचनाएं यहाँ पर मधुकन नाम से इन्होंने लिखा है ठीक है मधु कलश किसका है बच्चन जी का है और मधुकर ने 1932 में लिखा था भगवती जी का प्रेम संगीत 1937 ईस्वी और उनका है एकांत संगीत ठीक है दोनों को याद रख लेना मानव 1940 रंगों से मोह 1962 और एक दिन ये पांच कुछ काव्य संग्रह इनके मिलते हैं मानव जो रचना है उसमें वर्मा जी स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं चली आ रही भैंसा गाड़ी इस संग्रह में संकलित प्रसिद्ध कविता है ठीक है मानव जो रचना है उसमें चली आ रही भैंसा गाड़ी
इसी संग्रह में संकलित प्रसिद्ध एक कविता है। काव्य रूपक की बात करें, काव्य रूपक की अगर बात करें तो महाकाल, कर्ण, द्रौपदी और तारा, ये इनके कुछ काव्य रूपक हैं। उपर्युक्त चारों रूपकों को त्रिपथगा नाम से एक संकलन के रूप में 1956 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब बच्चों को किसी को लगेगा मैम इसका नाम तो त्रिपथगा है, त्रि का मतलब तो 3 होता है। हाँ बेटा, ये तो मैं भी जानती हूँ 3 ही होता है ना? लेकिन इसमें 4 रूपकों को शामिल किया गया है। त्रिपथगा नाम से इसको संकलित किया गया है 1956 ईस्वी में, ये आप याद रख लेना, ठीक है? गलत नहीं है ये। उपन्यासों की अगर बात करें तो उपन्यासों से तो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं भगवती चरण वर्मा के। इस इतनी इनकी काव्य रचनाएँ नहीं पूछी जाती और ये आप इनको देखकर समझ भी सकते हो। पतन 1928, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 36, टेढ़े-मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाँव 50, अपने खिलौने 57, भूले बिसरे चित्र 59, सबई नचावत राम। मेरे पढ़ने से आपको ये याद नहीं होने वाले, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बार-बार। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। जैसे छोटे बच्चे लिख-लिख करके याद करते हैं ना, वैसे ही लिखिए अगर सिलेक्शन ले। सबई नचावत राम गोसाई 1970, वे फिर नहीं आई 60 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, प्रश्न और मरीचिका 73, युवराज चूंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982, ये मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई थी 1982 में चाणक्य, ठीक है? अब इनको आप एक जगह नोट कर लेना। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप कोई जॉब वगैरह भी करते हो, तो आप ये नोट्स आपको मिल जाएँगे, आपके घर पर भी आप मँगवा सकते हो, ठीक है? तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो हमारी उलझन 51 ईस्वी, कहानी संग्रह की बात करें तो इंस्टॉलमेंट बहुत बार पूछा गया है 1937 ईस्वी, 2 वाक़ये 1938 38 और मोर्चाबंदी 1976 ईस्वी। नाटक की अगर बात करें, तो नाटकों में भगवती चरण वर्मा के कुछ नाटक हैं, बुझता दीपक 1947 ईस्वी, ठीक है? बुझता दीपक 1947, रुपया तुम्हें खा गया 1953, वसीयत 1978 ईस्वी, ठीक है? वसीयत किसकी है? 1978 ईस्वी में लिखा था और वसीयत नाम से भी एक रचना लीलाधर जगूड़ी की भी मिलती है ना? ये आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कहीं आप बाद में कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे कुछ, है ना? जब पेपर में आ जाता है तो। चलते-चलते रेडियो नाटक है, मेरा शेरा बाल नाटक है, सबसे बड़ा आदमी इनका एकांकी नाटक। संस्मरण की बात करें तो ये साथ और हम, ठीक है? ये साथ और हम 1965 में लिखा था, ये संस्मरण है और अतीत के गर्भ से। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का है और अतीत के गर्भ से किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है, 1979 में लिखा था। जीवनी की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना जाए का कहिए। ये अपूर्ण है लेकिन पूछी गई है कई बार, ठीक है? ये जीवनी की है, कहीं ना जाई का कहिए, ये जीवनी है, 2001 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आलोचना की बात करें तो साहित्य की मान्यता 1952 ईस्वी और साहित्य के सिद्धांत तथा रूप 1976 ईस्वी में लिखा है। टेढ़े-मेढ़े रास्ते में मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। मार्क्सवाद यानी कि प्रगतिवाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और प्रगतिवाद के ही एक लेखक का नाम आता है रांगे राघव, है ना? परंतु पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। टेढ़े-मेढ़े रास्ते में मार्क्सवाद की आलोचना की गई है, लेकिन इसमें पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसीलिए रांगे राघव ने सीधा-साधा रास्ता इसके उत्तर में लिख डाला था, ठीक है? सीधा-साधा रास्ता लिख दिया, टेढ़े-मेढ़े रास्ते के उत्तर में ही लिखा था और एक आनंद मठ जो लिखा गया था, उसके उत्तर में अरांगी राघव ने विषाद मठ भी लिखा था। अब हमारे तीसरे कवि का नाम यहाँ पर आता है रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। हिंदी में मानसलवाद के जो प्रवर्तक हैं, वो किसको जाना जाता है? रामेश्वर शुक्लांचल को माना जाता है। अंचल जी का जन्म 1 मई 1915 ईस्वी को प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गाँव में हुआ था और निधन हुआ था 12 अक्टूबर 1995 ईस्वी में। इन्होंने छात्र सहोदर, तिलक, करमवीर, माधुरी आदि साप्ताहिक एवं मासिक पत्रों का भी संपादन किया था, है ना? ये सारे पत्र हैं जो इनसे जुड़े हुए थे। इनकी प्रथम कविता थी उस क्षण। उस क्षण ये 1935 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? उस क्षण किसकी है? अंचल साहब की है। इस पत्रिका के तत्कालीन संपादक थे, उस समय के संपादक कौन थे 1935 में? तो राम सेवक त्रिपाठी थे और उन्होंने इस कविता को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया था। ठीक है? ये जो कविता छपी थी अंचल साहब की, उसको मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया था। खड़ी बोली में अति स्वच्छंदतावाद का प्रणेता भी इनको कहा जाता है, ठीक है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को मानते हैं शुक्ल जी, लेकिन खड़ी बोली में अति स्वच्छंदतावाद का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो अंचल साहब को कहा जाता है। इनकी कुछ काव्य रचनाओं की बात करें तो मधुलिका 1938, अपराजिता 39, किरणवेला 41, करील 1942,
लाल चूनर 1942, करील भी इनका पूछा जा चुका है, अपराजिता और मधुलिका तो बहुत बार पूछते हैं। वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957 में। इनको मधुलिका रचना पर मध्य प्रदेश द्वारा चक्रधर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको चक्रधर पुरस्कार दिया गया था। उपन्यासों की बात करें तो चढ़ती धूप 1945, ठीक है। अंचल में हमारे में क्या होती है, अंचल आंगन है ना, जिसको बोलते हैं चढ़ती हुई धूप, नई इमारत खड़ी करेंगे अब तो चढ़ती धूप में 1946 ईस्वी, उल्का उल्का ना गिर जाए कहीं, है ना। नई इमारत पर उल्का गिरने का बहुत डर रहता है। 1947 में मरु प्रदीप, है ना, अब तो हम रेगिस्तान में जाकर के ही नई इमारत खड़ी करेंगे, ये अंचल साहब कहते हैं 1951 में। कहानी संग्रह की बात करें तो तारे 1937 में लिखा था, तारे ये वे बहु तेरे 1941 में। अभी हमने ऊपर देखा था, शायद भगवती चरण वर्मा का तारा नाम से काव्य रूपक मिलता है, लेकिन इनका कहानी संग्रह है तारे नाम से, है ना, 1937 में। कुछ मिली-जुलती रचनाएँ होती है ना, एक नाम से नाम जैसा, है ना, तो उनको थोड़ा-सा याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से पर्सन फँस जाते हैं। आगे है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में समाज और साहित्य 1944 में लिखा था, ठीक है। समाज और साहित्य, इसके अलावा है रेखा लेखा। रेखा लेखा 1957 में लिखा था। आलोचना ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य अनुशीलन अनुशीलन निकाला था 1952 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी साहित्य अनुशीलन नाम से लिखा था, आलोचना ग्रंथ है ये। चौथे हमारे यहाँ पर हालावाद के जो कवि आते हैं उनका नाम है नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर गांव में, और इनका निधन हुआ था 1989 ईस्वी में। कवि नरेंद्र लीडर प्रेस से प्रकाशित होने वाले भारत पत्र में कुछ दिन सरकारी संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। याद रखना है, भारत पत्र में इन्होंने कुछ दिन सरकारी संपादक के रूप में कार्य किया है। नरेंद्र शर्मा की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और स्वच्छंदतावाद, इन तीनों तत्कालीन धाराओं की छाप है। उत्तर छायावाद काल के कवियों में नरेंद्र शर्मा की जो ख्याति है, वो प्रवासी के गीत के प्रकाशन के साथ ही प्रारंभ होती है, ठीक है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है, तो ये अ, किसकी है, नरेंद्र शर्मा की। ये बहुत बार पूछा जाता है। जबकि प्रवासी की डायरी किसकी है, डायरी विदाय हरिवंश राय बच्चन की। आगे नरेंद्र शर्मा भावुक एवं कल्पना प्रणय प्रगीतकार के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। भावुक एवं कल्पना, कल्पना प्रणय, प्रणय 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 किसको बोलते हैं, प्रेम को बोला जाता है। महाभारत से प्रेरणा लेकर इन्होंने यशोमती मैया से बोले नंदलाला ये गीत लिखा लिखा था, जिसको लेकर के इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी, ठीक है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी कार। ये जो गीत है ये लिखा था किसने, नरेंद्र शर्मा ने। याद रखना अच्छे से, फिल्मों में भी आता है, और गीत तो ये भजन तो हम सुनते ही हैं डेली, है ना। 1932 ईस्वी में हुए एशियाई गेम्स की थीम नरेंद्र शर्मा जी ने लिखी थी, ये अच्छे से याद रख लेना, है ना। अच्छे से देखिए, इस पॉइंट को देख लीजिए। एशियाई गेम्स जो हुए थे 1932 ईस्वी, इसकी थीम लिखी थी नरेंद्र शर्मा ने। आगे इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। सूल फूल इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 34 में आया। करण फूल 1936। इसके बाद है प्रभात फेरी 38। प्रवासी के गीत मोस्ट इंपोर्टेंट है 1939 में। कैलाशवन 40। मिट्टी और फूल 43। मनोकामिनी हंसमाला 47। रक्त चंदन पूछा जाता है 1948। अग्निशस्य 50। कदली वन द्रौपदी द्रौपदी पूछा जाता है 1960। प्यासा निर्जर पूछा जाता है 64। बहुत रात गए और सुवर्णा, ठीक है। जिन पर मैं आपको बता रही हूँ, जो जो पूछे जा चुके हैं पहले, मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये पूछा जाता है, इसका मतलब पहले पूछे जा चुका है ना। पीवाईक्यू में हमने ये क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू में आपको करवा चुकी हूँ पहले। स्थूल फूल और कर्णफूल इनकी छायावादी पृष्ठभूमि की रचनाएं हैं। प्रथम कविता है इनकी स्थूल फूल, जो चांद पत्रिका में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रक्त चंदन ये संग्रह महात्मा गांधी के निधन से प्रेरित है, ठीक है। रक्त चंदन महात्मा गांधी के निधन से प्रेरित है। कड़वी मीठी बातें ये 1942 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा का कहानी संग्रह है। कड़वी मीठी बातें क्या है, ये कहानी संग्रह है। नंद किशोर नवल क्या कहते हैं, नरेंद्र मूलतः इंद्रिय प्रेम और प्रकृति के कवि हैं, ठीक है। जो नरेंद्र हैं वो मूलतः इंद्रिय प्रेम और प्रकृति के कवि हैं, इसलिए वे जहाँ इनसे हटे हैं उनकी कविता की चमक धूमिल पड़ गई है। अन्य रचनाओं की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी बात, ज्वार भाटा, मालती माधवम, मुट्ठी बंद रहस्य और प्यासा निर्जर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं।
1934 ईस्वी में नरेंद्र ने प्रयाग प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, अभ्युदय का संपादन किसने किया था? नरेंद्र शर्मा ने किया था। गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली को थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म हुआ था 1913 बिहार के अंदर बेतिया यानी कि चंपारण नामक स्थान पर हुआ और निधन हुआ था 1963 ईस्वी। इसके बाद है रतलाम टाइम्स बालवा के मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना से। मतलब इतने अलग-अलग जगहों से इन्होंने कुछ पत्रिकाएँ निकाली और इस संपादक विभाग में भी रहे थे। ठीक है, संपादक विभाग में ये इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने चलचित्रों में गीतकार के रूप में भी कार्य किया। चलचित्र यानी कि टीवी, है ना? टीवी के में गीतकार के रूप में भी कार्य किया। गीत गाने का काम करते थे, गीत लिखते थे। अतः हिमालय पिक्चर्स एवं नेपाली पिक्चर्स के प्रमाता भी ये रहे हैं। हिमालय पिक्चर्स और नेपाली पिक्चर्स ये 2 पिक्चर भी इन्होंने लिखी हैं, हिमालय और नेपाली। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नीलिमा, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम, हमारी राष्ट्रवाणी। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएँ आपको याद रख लेनी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे ये कवि तो आते नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसको आप ऐसा करके छोड़ देंगे ना, वहीं से प्रश्न आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, जो बच्चों को कठिन लग रहे हैं पेपर, है ना? क्योंकि वो मूल किताबों को नहीं पढ़ते और अन्य कवियों को जिनको हम पढ़ते हैं, छोटे-मोटे कवियों को, उनको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बस मुख्य कवियों को पढ़ते हैं, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, है ना? आगे देखते हैं आरती प्रसाद सिंह का नाम आता है, इनका जन्म हुआ था 1931 अगस्त और 1911 में, दरभंगा बिहार जिले के एरोत रोसडा नामक स्थान पर हुआ था और निधन हुआ था 1996 ईस्वी में। ये कई वर्षों तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और हिंदी कार्यक्रमों के आयोजक भी रहे। काव्य संग्रहों की बात करें तो कलापी 38 में लिखा था, संचयिता 42, जीवन और यौवन 44, नई दिशा 44, पांच जन्य 45 और प्रेम गीत लिखा था 1954 में। अगला नाम आता है शंभूनाथ सिंह का। शंभूनाथ सिंह तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 17 जून 1917 ईस्वी को देवरिया जिले के रावतपार ग्राम में तथा निधन हुआ था 1991 में। आपने अग्रगामी यानी कि शंभूनाथ सिंह ने अग्रगामी, क्षेत्रीय मित्र, आज, नया हिंदुस्तान नामक पत्रों में पत्रकारिता का कार्य भी किया है। काव्य संग्रहों की अगर बात करें तो त्रिधारा 1935, त्रिधारा जबकि आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का भी कहानी संग्रह मिलता है हमें, है ना? आगे देखेंगे हम, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी पढ़ेंगे और त्रिधारा किसका है? ये शंभूनाथ सिंह का भी है। रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, उदयाचल 1946, मनवंतर 50, देवालोक 1953, खंडित सेतु 66, समय की शिला पर। अच्छा, इसमें से जो पूछे जा चुके हैं ना, छायालोक पूछा जा चुका है, दिवालोक पूछा जा चुका है और समय की शिला पर, है ना? और मनवंतर भी पूछा जा चुका है, जो मैंने पीवाईक्यू में देखे हैं। बाकी आप याद कर लेना। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके कहानी संग्रह रात रानी पूछा जा चुका है और विद्रोह 1947 में लिखा था शंभूनाथ सिंह ने, ठीक है? नाटक धरती और आकाश 53, दीवार की वापसी 1967 में लिखा था, ठीक है? 1967 में लिखा था दीवार की वापसी। आगे आलोचना की बात करें तो इन्होंने छायावाद युग 1952 में लिखा, हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास 1956, मूल्य और उपलब्धि 1960, प्रयोगवाद और नई कविता 66, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका 66। ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं जो लेखक ने लिखे हैं। आगे यहाँ पर हमारा आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा 1920 से 1947 ईस्वी तक ये चला है। इसमें भी हम थोड़ा बहुत आज पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत सारा ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना? वैसे तो मेरा गला दुख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की बात करें तो ये हमारी दूसरी धारा है जो उत्तर छायावाद में संबंधित है। ये 20 से 47 तक इसका जीवन है, मतलब समय है, याद रखना। यह समय भारतीय जीवन के संघर्ष का समय था, ठीक है? इसमें बड़ा ही संघर्ष किया था, इसी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। महात्मा गांधी का निधन भी खैर 1 साल बाद हुआ था और बहुत सारे मतलब हमारे बहुत सारे चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों या फिर बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों का क्रांतिकारियों का नाम होता है ना? और आज़ादी फिर लेकर के ही छोड़ी थी, है ना? ये बहुत ही एक जुनून का, एक संघर्ष का बड़ा ही टाइम पीरियड था, ठीक है? यह छायावाद के परस्पर चला मतलब साथ-साथ चला। इसके कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने के लिए आह्वान किया था। इसके जो कवि थे ना भारत की आंतरिक विसंगति यानी कि भारत के अंदर की जो विसंगति थी, जो बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने जागरूक किया था लोगों को और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी थी, है ना? और लोग जागरूक भी हुए थे और तभी तो हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी 1947 ईस्वी।
और इसका समय भी तब तक ही चला था। इसमें प्रमुख कवि कौन-कौन से शामिल हैं? तो एक बार अच्छा से यहाँ पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है रामनरेश त्रिपाठी का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी, दूसरा नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, केदारनाथ मिश्र का नाम आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, मोहनलाल मेहतो वियोगी का नाम आता है, सोहनलाल द्विवेदी का नाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सियाराम शरण गुप्त का नाम हमें देखने को मिलेगा। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में। 89 ईस्वी में ही आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था और 1889 में माखनलाल का भी जन्म हुआ होशंगाबाद जिले के बावई गाँव में। होशंगाबाद शायद मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। बावई गाँव में तथा निधन हुआ था 30 जनवरी 1968 ईस्वी में। पिता का नाम था नंदलाल। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। आपको क्लास कैसी लग रही है मेरा? एक क्लास को इतना आपको इतना मतलब अच्छा कंटेंट देने के लिए और पढ़ाने के लिए भी ना तो जान निकल जाती है। पूरा दिन बच्चों का सबका टाइम छोड़ करके हम आपको पढ़ाते हैं, है ना? तो प्लीज़ बस कुछ मत करिए, लाइक सपोर्ट तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, है ना? अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो भी आप नेगेटिव कमेंट तो करिए, कम से कम करिए ज़रूर, ठीक है? ताकि मुझे पता चले बच्चा क्या सोचते हैं। आगे देखते हैं इनकी प्रथम जो रचना है वो हेमकिरीटिनी 1943 ईस्वी के रसिक मित्र पत्रिका में छपी थी, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। हेमकिरीटिनी के लिए देव पुरस्कार मिला था, याद रखना। युवावस्था में चतुर्वेदी जी पर सैयद अरीम अली मीर, स्वामी राम तीर्थ और पंडित माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे की जो कहानी हम पढ़ते हैं एक टोकरी भर मिट्टी, इसका विशेष प्रभाव पड़ा था। पंडित माधवराव सप्रे को तो ये अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, है ना? माधवराव सप्रे भी कोई छोटे-मोटे मतलब ज्ञानी नहीं थे, उनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, है ना? जब एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ा था, बहुत ही बड़े विद्वान थे ये भी। 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है? और हरिद्वार अधिवेशन हुआ था इसका 1943 में, इसके अध्यक्ष भी बनाया गया था माखनलाल जी को। 1947 ईस्वी में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर वाक़ई में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्लास क्या बल्कि जितने भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल मत छोड़िए। मुझे इस इतना मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, बस आप लोग पढ़ेंगे, तो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा और रिलैक्स मिलेगा और तभी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? हिम तरंगिनी नामक जो कविता संग्रह है, उसके लिए 1954 ईस्वी में इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता देना चाहूँगी 1955 भी आपको देखने को मिलेगा, हालाँकि 1955 में ही मिला था क्योंकि 1954 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? उन उसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में और 1955 में पहला अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। लेकिन कुछ किताबों में आपको 1954 भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बहुत सारी रेफ़रेंसेस भी दिया है कि डॉक्टर नगेंद्र जी मान लीजिए 1 साल आगे या पीछे मानते हैं, है ना? और जैसे कि धीरज कुमार है वो अलग अलग मानते हैं, तो थोड़ा-सा नाम में धीरेंद्र कुमार है ना? वो अलग-अलग मान लेते हैं इसलिए यहाँ पर फ़र्क फ़र्क कभी-कभी पड़ जाता है। 1959 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय ने साहित्य सेवा के सम्मान में इन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की थी। जनवरी 1963 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण अभी हमने देखा है देखो बहुत सारे लोगों को मिला था, हरिवंश राय बच्चन को जी को मिला है ना? और किसको कई लोगों को मिल चुका है पद्म भूषण, हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको एक जगह पर लिख लेना, नोट कर लेना, है ना? 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने प्रारंभ किया था, 1913 में, ठीक है? यह पत्रिका पहले चित्रशाला प्रेस यानी कि पूना से निकलती थी और बाद में प्रताप प्रेस कानपुर से भी छपने लगी थी। 17 जनवरी 1920 ईस्वी से लेकर 11 जुलाई 19 तक चतुर्वेदी जी ने करमवीर करमवीर जो कि राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत जिसे पत्रिका को कहा जाता है, इस साप्ताहिक पत्र का भी संपादन किया था। करमवीर अपने समय का एक अत्यंत प्रखर और तेजस्वी पत्र था। ठीक है, करमवीर अपने समय का बहुत ही अच्छा पत्र था। करमवीर का अर्थ ही यही है कि कर्म करो, खड़े हो और कर्म करो, है ना? आलस को छोड़ो। कर्म करने की इसमें प्रेरणा दी गई थी, यानी कि लोगों को जागरूक करने का काम किया गया था ताकि अपने देश को वो गुलामी से बचा सकें। इसे कांग्रेस के गरम दल का समर्थक भी माना जाता था। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप यानी कि प्रताप जो साप्ताहिक पत्र था इसका संपादकीय कार्यभार इन्होंने संभाला था।
ये प्रताप पत्र में अपनी कविताएँ एक भारतीय आत्मा नाम से भी प्रकाशित कराते थे। ठीक है? अपना जो असली नाम है माखनलाल के नाम से नहीं कराते थे, बल्कि सॉरी माखनलाल के नाम से नहीं कराते थे, बल्कि एक भारतीय आत्मा के नाम से करवाते थे। आगे है काव्य रचनाएँ इनकी देख लेते हैं। हिमकृतनी 1943 में सबसे पहली रचना आई थी। हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 में आया था। युग चरण नाम से लिखा है 1956, समर्पण 1956, वेणु लोक गूंजे धरा 1962 ये धरा है और मरण ज्वार 1963 ईस्वी ये कविता संकलन है। संपादक है श्रीकांत जोशी और बिजली काजल आंज रही ये 1964 में लिखा था। धूम्रवलय 1981 ईस्वी में लिखा था, ठीक है? तो ये सभी रचनाएँ इनकी आप जानते हैं, बार-बार पूछी जाती हैं, तो आपको क्रम से इनको याद रखना है। आगे चतुर्वेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य है, वो माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली, ये 10 खंडों में संकलित है। ठीक है? 10 खंडों में इसको संकलित किया गया है, जो इनका संपूर्ण साहित्य जितनी भी रचनाएँ लिखी थी, उन सबको यहाँ पर संकलित किया गया। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, ये जेल में लिखा था इन्होंने, क्योंकि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का अर्थ यही है कि ये सारे क्रांतिकारी कवि थे, है ना? जिन्होंने अपने देश को जगाने के लिए, अपने देश के युवाओं को जगाने के लिए कुछ रचनाएँ की थी, तो इसीलिए जेल भी गए थे। और कैदी और कोकिला इन्होंने लिखा, अमर राष्ट्रीय दीप से दीप जले, वरदान या अभिशाप, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की भी है, यशोधरा से ली गई है और इनकी रचना का नाम भी है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविताएँ हैं। गद्य रचनाओं की बात करें, तो इनका एक नाटक है जो पूछा जाता है कृष्ण-अर्जुन युद्ध। ये 1918 ईस्वी में लिखा था और ये इनकी प्रथम रचना है ना? ये इनकी प्रथम रचना है। काव्य रचनाओं से पहले इसको लिखा था 1918 में। कहानी संग्रह की बात करें तो वनवासी कला का अनुवाद, कहानी, कहास और कहावत। कहानी, कहास और कहावत भी पूछ लिया गया है, याद रखना। निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता इन्होंने लिखा था 1942 में और अमीर इरादे, गरीब इरादे भी पूछा जा चुका है। रंगों की बोली 1982 में लिखा था, ठीक है? साहित्य देवता और अमीर इरादे, गरीब इरादे मैंने पीवाईक्यू में देखा है। अ, भाषण संग्रह की बात करें तो चिंतक की लाचारी 1965 और आत्म दीक्षा, समय समय के पाँव संस्मरण संग्रह है ये इनका। समय के पाँव शिशुपाल वध का अनुवाद इन्होंने किया था। प्रसिद्ध पंक्तियाँ यहाँ पर देखते हैं, तो ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ठीक है? यानी कि जेल जब गए थे तो लिखा होगा अ, तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मजबूत कलेजों को लेकर इस अन्याय दुर्ग पर चढ़ो चलो, माता के प्राण पुकार रहे संगठन करो बस चढ़ो चलो। माता के प्राण यानी कि भारत माता के प्राण, भारत माता की यहाँ पर बात हो रही है। हिम कृष्णी में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, इस नाम से इन्होंने एक पंक्ति मतलब कविता भी लिखी थी, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊँ, ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। छोड़ चली रे कुटिया तेरी, यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने, फिर वह माला पड़े ना जपनी। ठीक है? यानी कि गुलामी से हमें बाहर निकलना है कैसे भी करके। हमें इस जो गुलामी है इसको तोड़ना है और इसकी जंजीरों को तोड़ना है और आगे अपने स्वतंत्र अपने देश को कराना है। हमारी माता हमें पुकार रही है, ठीक है? भारत माता। तो ये कह कर के मतलब ये सारी पंक्तियाँ इन्होंने देश को जगाने के लिए लिखी हैं। आगे नाम आता है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है।